अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक बड़ा मखसूस है और उन लोगों से ज़्यादा दिलचस्पी वाला है कि जिनको मैदे का अल्सर है, जिनको मैदे की तेज़ाबियत है, जिनकी तेज़ाबियत उनके गले में आती है और ख़ुराक की जो नाली है उसमें तेज़ाबियत आती है, जिसकी वजह से उनको सीने में दबाव, जलन और ये सारे मसले होते हैं। ये बुनियादी तौर पे ये वीडियो की बुनियाद है फ्रांस में होने वाली एक कॉन्फ्रेंस, जिसमें एक जायज़ा लिया गया इस बात का कि जो एक्सरसाइज आप करते हैं या बहुत सख्त होती है, जैसे आप कोई खेलते हैं, आप बहुत भाग दौड़ करते हैं, और या वो एक्सरसाइज जो रूटीन की जाती है, तो उनका क्या असर होता है उन लोगों के ऊपर जिनको गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ नामी बीमारी होती है। उर्फ़ आम में वही है जो मैं वीडियो के शुरू में बता चुका हूँ, लेकिन अगर हम इसका लफ्ज़ी मतलब का पूरा एक जायज़ा लें, गैस्ट्रो कहते हैं हम स्टमक को, ईसोफेगस को कहते हैं जो कि फूड पाइप है, खुराक की नाली, जो जैसे ही आप खाना खा के चबाते हैं और उसके बाद आप नीचे की तरफ लेके जाते हैं तो वो ईसोफेगस नामी एक फूड पाइप, जैसे कि नाम से भी ज़ाहिर है खुराक की नाली है, उसमें दाखिल हो जाता है। अब ईसोफेगस और स्टमक के दरमियान एक दरवाज़ा है जिसको हम LES कहते हैं, लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर। जैसे नाम से भी ज़ाहिर है कि ईसोफेगस के नीचे वाले पोर्शन पे एक स्फिंक्टर है, एक दरवाज़ा है जो कि मैदे यानी स्टमक, जिसको गैस्ट्रो भी कहते हैं, और ईसोफेगस यानी फूड पाइप के दरमियान है। मकसद क्या है इसका? मकसद ये है दोस्तों कि जो स्टमक होता है, हर वक्त हमारे स्टमक के अंदर, हमारे मैदे के अंदर 20 ml से लेके 100 ml तक फ्लूइड मौजूद होता है। एक तो होता है कि खाना जब आपका प्रोसेस चल रहा है तब तो ज़हर बहुत ज़्यादा होता है, आपने पानी पिया तब भी ज़्यादा होता है, लेकिन हर वक्त 20 ml से लेके 100 ml तक एक फ्लूइड मौजूद होता है, स्टमक का फ्लूइड होता है। लेकिन उसकी जो तेज़ाबियत होती है, जो उसकी pH होती है, वो बहुत कम होती है, यानी तेज़ाबी पानी होता है। वो कितनी होती है pH? 1.5 से लेके 3.5, यानी 1.5 से लेके 3.5 तक उसकी pH होती है, या एवरेज 2 pH होती है। ये कितनी तेज़ाबियत है या कितना तेज़ाबी ये पानी होता है, इसका आप यहाँ से अंदाज़ा कर लगाएं कि हमारे जो खून की pH है वो 7.40 है, यानी 7.40। इससे जितनी नीचे होती जाएगी वो चीज़ उतनी ही तेज़ाबी होती जाएगी, जितनी ज़्यादा ऊपर जाती जाएगी उतना वो अल्कलाइन या अल्कली बनती जाएगी। अब ये मैदे में क्यों ज़रूरी था इतना ज़्यादा तेज़ाबियत? क्योंकि खाना हज़म करना है, तो खाने के इंहिज़ाम के लिए वहाँ पे तेज़ाबियत ज़्यादा होती है। फेयर इनफ, बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन मसला कब होता है? मसला तब होगा अगर यही तेज़ाबी पानी मैदे से निकल के हमारे फूड पाइप में चला जाए, क्योंकि वहाँ पे ये जला देगा, वहाँ पे उसकी दीवारों को नुकसान देगा, उसकी जो झिल्ली होती है उसको नुकसान देगा। तो उसके लिए फिर वहाँ पे एक दरवाज़ा है जिसको हम LES, लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर कहते हैं। ये बंद इस तरीके से होता है कि खुराक जो है वो ईसोफेगस यानी फूड पाइप से मैदे में तो जाए, लेकिन मैदे से वापस फूड पाइप में ना जाए। वापसी के अमल को क्या कहते हैं? रिफ्लक्स। यानी अब आपको ये समझ आएगी कि जब ये दरवाज़ा प्रॉपर काम ना करे, मुनासिब काम ना करे, मुकम्मल तौर पे बंद होना छोड़ दे, तो फिर रिफ्लक्स होता है। यानी जो स्टमक के कंटेंट्स होते हैं, स्टमक का जो पानी होता है, वो फूड पाइप में जाना शुरू हो जाता है, जिसको हम गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ कहते हैं, या इसोफेजाइटिस भी क्यों कहते हैं वो मैं अभी बता देता हूँ। मतलब क्या हुआ है? गैस्ट्रो इसोफेजियल, स्टमक से इसोफेगस की तरफ रिफ्लक्स हो, तो इसको, इस बीमारी को हम गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ कहते हैं। और इसका नुकसान क्या होगा? नुकसान बिल्कुल आपको अभी तक समझ आ चुकी होगी कि ये इतना तेज़ाबी पानी होता है कि ये जो फूड पाइप या जो इसोफेगस की झिल्ली है उसको नुकसान देगा, तो वहाँ पे सोजिश होगी। सोजिश को हम कहते हैं आइटस। इसोफेजाइटिस भी क्यों कहा जाता है? कि इसोफेगस की सोजिश होगी, जिससे आपको दर्द होगा, आपको जलन होगी, बाज़ का तो वो तेज़ाबियत ऊपर गले तक आती है, तो रात को आप अचानक उठ के बैठ जाते हैं। तो ये बीमारी जो पूरी है इसको कहते हैं GERD। नुकसान क्या होगा? जब बार बार ये अमल होता है तो एक तो आपको ये अलामात आएंगी, गले में जलन है, मैदे की जलन आपके सीने में आ जाती है, फूड पाइप में खाना खाने के बाद आप तंग होते हैं। लेकिन इसका एक और बहुत बड़ा नुकसान होता है कि जब बार बार ये अमल होता है और बार बार आपका जो फूड पाइप है, इसोफेगस है, उसकी जो झिल्ली है वो उसको नुकसान होता है, फिर वो ठीक होती है, तो इसकी वजह से उसकी साख्त या स्ट्रक्चर तब्दील हो जाता है। वो काफ़ी थिक हो जाती है, वो काफ़ी भारी हो जाती है, उसका रंग सुर्ख हो जाता है ज़ख़म हो के। इसको हम कहते हैं बैरेट्स इसोफेगस, ये नाम है खसूसी। और ये अगर किसी को हो जाए तो फिर 2 से 3
गुना ज़्यादा चांसेस होते हैं कि फूड पाइप के कैंसर होने के, जिसको हम एडिनोकार्सिनोमा कहते हैं या इसोफेजियल एडिनोकार्सिनोमा। तो ये पूरी आपको तमहीद मैंने इसलिए बांधी ताकि आपको ये समझ आ जाए कि ये बीमारी कौन सी है। आमतौर पे तो हम लोगों को कहते हैं कि आप खाना कम खाएं, अपने बेड की जो सर वाली साइड है उसको ऊंचा रखें, कोई भी बड़ा खाना खाने के फौरी बाद लेटें मत, सोएं मत, 2-3 घंटे का गैप डालें, अपने खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में ज़्यादा खाएं, एक ही वक्त में या दिन में 2-3 दफ़ा बड़े खाने खाने की बजाय बार बार थोड़ा खाना खाएं ताकि ये मसला कम हो। कॉफ़ी चाय रात सोने से पहले मत पिएं, बहुत ज़्यादा ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं और बेवरेजेस जिनको हम कहते हैं, ये बोतलें वगैरह जिनमें तेज़ाबियत ज़्यादा होती है, तो ये कम पिएं, ये चीज़ें हम। और इसी तरह ये चटनियाँ जो होती हैं ये कम खाएं, जो पुदीना की और ये सारी। लेकिन अब ये जो फ्रांस में स्टडी हुई है, इसमें एक मेटा एनालिसिस यानी बहुत सारी स्टडीज़ का जायज़ा लिया गया। उसमें थे कोई 78,000 लोग, उसमें पूरा मेटा एनालिसिस जो स्टडी थी, उसमें से 10,000 वो लोग थे जिनको गर्ड का मसला था। और मकसद क्या था देखना कि जो लोग बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो क्या उनसे गर्ड उनको ज़्यादा होगा या उनको कम होगा। क्योंकि देखा गया था कि जो स्पोर्ट्स होते हैं बहुत ज़्यादा, यानी कि फुटबॉल है या क्रिकेट खेलते हैं या भाग दौड़ करते हैं, आप बहुत ज़्यादा वज़न उठाते हैं, तो उसके बाद लोगों को अक्सर ये अलामात होती थी और जब देखते थे तो उनको गर्ड होती थी। तो पता ये चला कि जब आप बहुत ज़्यादा या हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो आपके मिदे जो एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है वो आपके स्टमक पे प्रेशर जाता है। जब वो स्टमक पे जाता है तो स्टमक का जो खाना होता है या फ्लूइड होता है या तेज़ाबियत होती है या वो पानी जिसकी पीएच कम होती है वो ऊपर की तरफ उस प्रेशर की वजह से जाता है। एक तो ये चीज़ होती है। दूसरा ये होता है कि जो आपका लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर होता है वो प्रॉपर बंद होना कम कर देता है। दूसरा ये हो गया। तीसरा ये होता है कि जो इसोफेगस की जो मसल है या स्फिंक्टर है वो बंद होता है ताकि खाना वापस ना जाए। लेकिन जब आपका प्रेशर ज़्यादा बढ़ता है तो आपका जो डायाफ्राम, वो झिल्ली है जो आपके सीने और पेट के दरमियान है, इसको हम डायाफ्राम कहते हैं, तो वो प्रेशर डालता है इसोफेगस के ऊपर, तो खाना फिर ऊपर जाता है। इसे कहते हैं इसोफेजियल डायाफ्रामेटिक डिसएसोसिएशन। तो ये वजूहात की वजह से इस स्टडी से ये पता चला कि वो लोग जो हैवी एक्सरसाइजेस करते हैं, जो बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स में हिस्सा लेते हैं, तो उनको गर्ड का मसला या ये इसोफेजाइटिस का मसला या गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ जो है ये ज़्यादा होती है। लेकिन अगर आप रूटीन की कोई एक्सरसाइज करते हैं, रूटीन का एक काम यानी ब्रिस्क वॉक वगैरह करते हैं, तो उससे आपको फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जब आप ये वॉक वगैरह करते हैं तो मोटापा आपको कम होता है। क्योंकि ओबेसिटी या मोटापा भी बहुत बड़ी एक वजह है कि आपके मैदे के ऊपर प्रेशर डलता है जिसकी वजह से खाना वापस जाता है। तो इसीलिए वो लोग जो मोटापा का शिकार होते हैं और जिनको गर्ड का प्रॉब्लम भी होता है, तो हम उनसे कहते हैं कि भाई अपना वज़न कम करो, बहन अपना वज़न कम करो ताकि आप इस मसले से निकल आएँ। तो ये स्टडी बड़ी इंपॉर्टेंट थी, मुझे लगा कि आपसे शेयर करनी चाहिए। दोस्तों, आपको पता है कि मेरे 3 चैनल हैं। एक ये चैनल है, एक डॉक्टर मोहम्मद अफजल है और एक डॉक्टर अफजल कार्डियोलॉजी ऑफिशियल है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बाकी दोनों को भी सब्सक्राइब करें। वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो लाइक करें, कोई वीडियोज़ तीनों चैनल्स की अच्छी लगती हैं तो शेयर के ऑप्शन से लिंक को कॉपी करके कहीं शेयर कर दें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।